एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में बोलो। सेक्शन एफ में बोलो यार, क्या डाउट है? अरे आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। एफ, सेक्शन एफ में पूछ रहा हूँ, जी में नहीं, सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में कोई डाउट है? नहीं सर। सेक्शन जी में बोलो। सर जीवन। 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 सर वो जीवन में क्या G4 दिया है? क्वेश्चन में सर। सर G2। कौन कौन से पहले एक साथ बता दो। जीवन है, G2 है, और सर वो n मतलब सर नॉर्मेलिटी होता है ना सर। यस यस यस। हाँ सर। G1 G2 और बस, ठीक है। जीवन में क्या बोला है? द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए K दे रखा है, उसका कांस्टेंट कितना? 25 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ while the equivalent conductance for it is this। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है कितनी? 19.6, और हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पूछा है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या पता करते हैं, क्या पता करें सबसे पहले? हमें एक चीज तो पता है, क्या? लैम्बडा, क्या लिखेंगे? लैम्बडा एम ना, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, एक चीज हमें पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या? लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट इक्वल, सॉरी, लैम्बडा इनफाइनाइट एम इज इक्वल टू अल्फा, ऐसा होता है। बोलो यार। ऐसा ही। तो लैम्बडा एम को क्या लिख सकता हूँ मैं? वैलेंसी फैक्टर इंटू लैम्बडा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट को क्या लिख सकता हूँ? वैलेंसी फैक्टर इंटू लैम्बडा इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा का रेशो मेरा वही आ रहा है, लैम्बडा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ? K/C is equal to lambda equivalent 19.6 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 19.6 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट, K कितना है? 25, और C नीचे डिवाइड करेंगे -2 से, तो ऊपर आएगा 10⁻⁻⁴, और इसका अंडर रूट, ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 19.6 अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ से सॉल्व करके लैम्बडा इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो अल्फा 1 हो जाता है ना फिर? हाँ, तो उसका क्या मतलब है? तो उसमें अल्फा का वैल्यू क्यों निकाला, मतलब 1 क्यों नहीं लिया डायरेक्ट? तो अल्फा का वैल्यू, ये रेशियो है ना, ये रेशियो इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 होता है, ऐसा पढ़ा है ना मैंने। तो ये तो हम लोग इस रेशियो का यूज कर रहे हैं, पूरा 1 हो जाता है, वो तो मैं भी मानता हूँ।
अल्फा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं है, तो पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम पर है। हाँ सर। एक इसके बाद G2 में डाउट था। G2 में क्या बोला है? G2 में बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी, if a specific resistance of a solution of concentration C ग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो कंसंट्रेशन का यूनिट ढंग से पढ़ो। कंसंट्रेशन का जो यूनिट दे रखा है, कंसंट्रेशन का जो यूनिट हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? सी ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसा दिया है। इज आर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? लैम्बडा इक्विवेलेंट, ये कितना होता है? ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कापा इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट आते हैं नीचे। अब वो उसको नॉर्मलिटी या इक्विवेलेंट कैसे भी लिख सकते हो तुम। चलिए, अब लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000, और जो इक्विवेलेंट दे रखा है वो हमें सी ही दे रखा है। ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर का मतलब नॉर्मलिटी ही होता है ना। अब कापा क्या होगा? अब मुझे कापा पता करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? सर रो होता है। रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। और कापा क्या है? कापा होता है कंडक्टिविटी। वो किसका रेसिप्रोकल होता है? रो का रो का। रेसिप्रोकल। तो 1/रो, ऐसा है। और एक्चुअल में 1/रो का वैल्यू क्या दे रखा है? आर। रो एक्चुअल में आर ही दे रखा है, तो ये आएगा 1/r। कापा आ गया 1/r, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1/r इंटू 1000 इंटू सी। ठीक है। हाँ सर। सेक्शन एच में बोलो। सर H1 और H3। H6। H1 H3 H6 और बस सर। ओके। कोलराश लॉ के ऊपर है H1। H1 में क्या बोला है? H1 में बोला है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज दिस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब कापा का वैल्यू दे रखा है। कितना? कापा का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶। और लैम्बडा दे रखा है Ag प्लस का कितना? 6.62.3 सेंटीमीटर वाले यूनिट में दे रखा है। और ऐसे ही लैम्बडा दे रखा है Cl माइनस का कितना? 67. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, हमें पता है लैम्बडा इज इक्वल टू होता है क्या? कापा इंटू 1000/m, है ना। अब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है बट हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। सॉल्यूशन सैचुरेटेड होने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन सैचुरेटेड होने का मतलब है जितना मेरा आयन डिसॉल्व होना चाहिए था उतना आयन डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो जो लैम्बडा इनफाइनाइट पे होगा वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड हो चुका है सॉल्यूशन। तो अब जितना वॉल्यूम मिला वो मिलाते जाओ, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब तो आयन मेरा डिसॉल्व और होगा ही नहीं, जितना डिसॉल्व होना था वो हो गया किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर। आप और ज्यादा तुम पानी मिलाओगे तब वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो लैम्बडा एम कितना होगा AgCl का? 62.3 प्लस 67.7, दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। कापा का वैल्यू कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन इंटू 1000 भी करेंगे अपॉन m। m क्या होगा? अब देखो AgCl होता है ये, तुमने पढ़ा होगा स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में, ये Ag प्लस और Cl माइनस में जाएगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन C आएगा, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी S से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी S से। तो KSP किसके इक्वल आता है? S²। S स्क्वायर के, है ना। KSP इज इक्वल टू आता है S स्क्वायर। क्या हमें क्वेश्चन में KSP गिवन है? नहीं, हमें तो सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मतलब मुझे S का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर M की जगह मैं S लिख सकता हूँ। S मतलब एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन ही है इनकी, तो S लिख दो यहाँ पर। इसको सॉल्व करो तो 62.3 और 67.7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 130। 130 इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन S।
उसको सॉल्व करो, सॉल्व हाँ करो सर। क्या आता है 3.4 है ना, 3.4 डिवाइडेड बाय 0.3 तो 11.33 1.33। हाँ नहीं आ रहा यहाँ से तो आंसर, कैसे नहीं आ रहा, क्या दिक्कत कर दी हमने। आंसर क्यों नहीं आ रहा? हाँ सर 2.6 समथिंग आ रहा है। बट इससे तो नहीं आएगा आंसर। क्या मिस्टेक किया है हमने? नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, मैंने खुद ने कैलकुलेटर में गलत कर दिया। 3.4 डिवाइडेड बाय 1.3, हाँ आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर में मिस्टेक किया था। यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल लेना, आ जाएगा, समझ गए। H3 में क्या बोला है? H3 में बोला है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज 80। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्बडा इक्विवेलेंट दे रखा है कितना, 80 दे रखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 400। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना है 400 है ना, और 0.1 n नॉर्मेलिटी दिया है। ठीक है, पहले तो देखो मुझे पता है लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू लैम्बडा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा होता है, इतना पता है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो 80 अपॉन 400 इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा 1/5, 1/5 आएगा। सर ये दोनों सर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस है ना, 80 और हाँ 400। हाँ इक्विवेलेंट ही है दोनों, स्पेसिफिक ऐसे ही तो बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हाँ सर। हाँ H3 में। सर। तो देखो अल्फा आ रहा है 1/5। अब मुझे पता है अल्फा हमारा 0.1 से बहुत छोटा नहीं है, एक्चुअल में अल्फा इज ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है ना। तो 0.2। एक चीज हमें याद, हाँ मतलब ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है, तो हमें एक चीज याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू सॉरी हमने एक फार्मूला पढ़ा था k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका ये फार्मूला लगाना है यहाँ पर, नीचे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो के ए का वैल्यू मुझे निकालना है, यही निकालना है ना, अरे सॉरी हमें तो अल्फा निकालना था, तो आ ही गया। मैं इतना क्या क्या कर रहा निकालना हूँ, है? मुझे लगा के निकालना होगा, तो यहाँ से अल्फा आ गया बस 0.2, यही तो पूछा था, हाँ सर। तो हो गया। और बोलो, और कुछ भी देखो। H6 H6 था, H6 में क्या बोला है, कहाँ गया ये रहा, मोलर कंडक्टेंस। अब ये मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्बडा m दे रखा है कितने लोगों का, BaCl2 का, H2SO4 का और HCl का, कितना X1 X2 X3। देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो ये जो गिवन है ना, ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही गिर रखा है, हमको बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा इंफिनिटी m ऑफ BaSO4। यार ये हो जाना चाहिए था, कैसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन। Ba2 प्लस का प्लस 2 इंटू CL माइनस का, ये इक्वल टू X1 दे रखा है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। लैम्बडा नहीं लिखा मैंने, बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए। हाँ सर। ऐसे H2SO4 के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा, 2H प्लस का प्लस सल्फेट आयन का, ये X2 के इक्वल है। ऐसे HCl का होगा तो H प्लस का प्लस Cl माइनस आयन का, ये X3 के इक्वल है। तो अब मुझे निकालना है लैम्बडा इनफाइनाइट m किसके लिए, BaSO4 के लिए। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं 1 और 2 इक्वेशन को तो ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, 1 और 2 को तो ऐड कर देता हूँ और उसमें से क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आ जाएगा BaSO4 का। हाँ सर। हाँ तो सर। लैम्बडा इनफाइनाइट m ऑफ BaSO4 आया x1 प्लस x2 माइनस 2x3। बट देखो हमसे जो पूछा है वो पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो मुझे पता है क्या, मुझे पता है कि जो मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, लैम्बडा इनफाइनाइट m अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
हाँ सर। तो इनफाइनाइट पे क्या आएगा, नॉट एम पर जो निकाला है वो लिख दो, और BaSO4 का वैलेंसी वेक्टर क्या है, 2। 2 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। समझ रहे हो? हाँ सर। चलिए सेक्शन H, सेक्शन I, सॉरी I, सेक्शन I में बोलिए। कौन सा पूछ रहा है? नहीं है कोई डाउट। नहीं है? नहीं, किसी को भी कोई डाउट हो सेक्शन H में तो बोल सकता है। चलिए नहीं है डाउट तो ठीक है। नहीं है सर। नेक्स्ट होमवर्क क्या है मेरा, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है मेरा एक्सरसाइज 2 है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्चुअल में एक ही पार्ट है इसमें, इसको पार्ट 1 दे रखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना। हाँ 27 क्वेश्चन है टोटल, ये करके लेके आने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है मेरा? शेड्यूल नहीं मिला। सर टाइम टेबल नहीं मिला अभी तक। अच्छा टाइम टेबल नहीं मिला क्या अभी तक? कोई बात नहीं, कल तो नहीं होगा, कल ट्यूसडे है ना। हाँ सर। ट्यूसडे को जनरली तुम्हारा हाँ क्लास नहीं सर। होता, तो कल तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा इलेक्ट्रो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही गया, बस डिस्कशन ही तो बाकी है। बाकी इलेक्ट्रो तो मेरा हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर बचता है पढ़ने के लिए वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में टोटल मेरे पास 3 पार्ट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और एक हाइड्रोलिसिस, ये 3 पार्ट में हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, देन हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, सॉरी सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, देन हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, देन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुको यार, मैं निकाल लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट तो नॉर्मल है, इजी है, और कुछ पार्ट वही है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ORH, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वैसे तो ऑर्गेनिक में इस तरह का कोई चैप्टर नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ एनसीईआरटी में, बट हमने क्या किया है, जितने भी हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है सबको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा देंगे, जितना भी रिडक्शन का रिएक्शन है सबको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा देंगे, और जितना भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है सबको एक जगह लिख के पढ़ा देंगे। वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस क्या है? तो इसमें मैं लिखता हूँ हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन। एक सेकंड रुके, पेज ऐड कर लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोलिसिस इन विच, देखो मैंने
तुम लोगों को ORM1 में भी हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, तुम्हें याद है मैंने ORM1 में किस किस का हाइड्रोलिसिस तुम्हें पढ़ाया है? बोलो, किसी को याद है? सर एस्टर। हाँ, मैंने तुम्हें जनरली एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस तुम लोगों को पढ़ाए हैं, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग सभी को वापस से पढ़ेंगे। हम लोग लिखते हैं हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल splits into two parts by reacting with a molecule of water, with a molecule of water. One of the part gets OH minus, one of the part gets OH minus and other part gets H plus from the water, ठीक है। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हमारे मॉलिक्यूल को, जो जिस पार्ट पर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज होगा उसको H प्लस दे देंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको OH माइनस दे देंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट में लिखता हूं, क्या अलग पेन से लिख रहा हूं, सच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा जब भी मुझे हाइड्रोलिसिस करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता हूं, दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाइड्रेशन रिएक्शन। एक तो होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। तो कोई मुझे बता सकता है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर हाइड्रेशन में सर सिर्फ H प्लस का एडिशन होता है। नहीं, सर हाइड्रेशन में सर डबल बॉन्ड ब्रेकिंग होता है H प्लस का एडिशन करके। अरे नहीं आता तो मत बोल, कि मन से तुक्के मार रहा है। देखो, हाइड्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में भी कराया था कि Li, जैसे मान लो Li प्लस का एक Li प्लस गैसियस आयन है ना, उसका हाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आकर उसको घेर लेते हैं और Li प्लस एक्वस बन जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर के साथ वो रिएक्शन करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह होता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हम बोलते हैं इन हाइड्रेशन water molecule are added to substance but no fragmentation. वाटर मॉलिक्यूल ऐड तो होता है बट कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हमको चारों तरफ से सराउंड करता है, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, क्या, हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। हाइड्रेशन मेरा एक्सोथर्मिक होता है बट हाइड्रोलिसिस मेरा एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। अब मेन काम की बात क्या है, हम लोग वन बाय वन सभी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट 10-12 हमारे जो ग्रुप्स है उनका हाइड्रोलिसिस हम लोग देखते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एस्टर बनाया, एस्टर क्या बनाया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। क्या एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं? हाँ सर।
तो इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? डबल बॉन्ड। OR, सॉरी सर, C का सर RO के साथ बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा या ऑक्सीजन पे? दो पार्ट में बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो इसके साथ H वाला पार्ट जाएगा वाटर का, और इधर कार्बन पे पॉजिटिव आया तो इस पर OH वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। सेकेंड हाइड्रोलिसिस हम लोग देख रहे हैं किसका? एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड क्या है? RCO, वो तो X होता है पर सपोज करें मैं Cl लेता हूँ, तो इसमें भी सेम वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे हमारा जो जनरल होता है एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OG, तो C और G वाला बॉन्ड ब्रेक होना है। तो जैसे यहाँ पर G ग्रुप Cl है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब वही सेम बात क्या कि Cl पर माइनस आ रहा है कंपैरेटिवली, तो H इसके साथ जाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर OH रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। समझ आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड हम लोग बात करते हैं एनहाइड्राइड के बारे में। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एनहाइड्राइड बना दो। अब अगेन कार्बन और G ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इधर H और इधर OH। तो हमें क्या मिले? दो एसिड मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो RC डबल बॉन्ड OOH और एक R डैश C डबल बॉन्ड OOH। तो एस्टर एसिड में से वाटर निकालते हैं तो एनहाइड्राइड मिलता है, और एनहाइड्राइड में वाटर डाल दिया तो हमें दो अलग अलग एसिड मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, फोर्थ मान लीजिए हमारे पास, सपोज करें कौन है और कौन बच गया? एसिड डेरिवेटिव एक और बच गया ना सर अमाइड। अमाइड, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में क्या होगा? एसिड अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा है, RC डबल बॉन्ड ONH2। एसिड अमाइड के हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा हमें और हीट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और इधर OH। तो हमें क्या मिला? हमें मिला RC डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि हमने अभी चार हाइड्रोलिसिस पढ़े, एस्टर, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड और अमाइड। ये चारों ही एसिड डेरिवेटिव्स थे जिनके हमने हाइड्रोलिसिस पढ़े। इन सब में कॉमन बात क्या थी? RCOH बन रहा है प्रोडक्ट। करेंगे। सभी के अंदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसिड। ठीक है, एक ना एक सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रोडक्ट हमें मिल ही रहा है। और हमेशा एसिड डेरिवेटिव में एक बात ध्यान रखो कि RC डबल बॉन्ड OG होता है तो C और G वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। समझ गए? सर एक डाउट है सर। सर जैसे एसिड अमाइड का कंडीशन था सर डेल्टा का, तो वैसे ही सर बाकी सब में भी कोई कंडीशंस होंगे क्या सर, या फिर कैटलिस्ट का कुछ? नहीं नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन पूछेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना है तुम्हें, है ना? ओके सर। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस है ना। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में मैंने तुम्हें बताया था, बट अगेन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N है ना। पहले तुमने एक वाटर मॉलिक्यूल डाला। हमेशा एक बात याद रखना, एक वाटर मॉलिक्यूल से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगेन यहाँ पर बॉन्ड बना देता हूँ थोड़ी दूर दूर। तो मान लीजिए जैसे ये बॉन्ड है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल आया, एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो देखो एक बॉन्ड ब्रेक किया, इधर H और इधर OH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H लग गया और यहाँ पर OH। फिर अगेन एक और वाटर मॉलिक्यूल डाला, एक और वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो क्या होगा? वापस बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड दूर दूर बना देता हूँ थोड़े, C और C। तो क्या होगा बोलिए? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H इधर और OH इधर। दो OH आ जाएंगे। एक कार्बन पर दो OH आ जाते तो क्या होता है?
अनस्टेबल। H2O लीव करेगा। H2O सी निकल डबल जाएगा। बॉन्ड हो जाएगा, ये तो सी डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर NH2 हो जाएगा, समझे? हाँ सर। तो क्या बन गया? अमाइड। अगेन अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करो, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अमाइड का हाइड्रोलिसिस, तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा? RCOOH प्लस NH3। तो जब देखो हमें साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला हो तो हम अमाइड बनाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला है तो एसिड और अमोनिया बनाएंगे, ठीक है? हाँ सर। 6 आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस दिया हो तो क्या करना है? कभी भी आइसोसाइनाइड दिया है RNC, ठीक है? ऐसा ही एक बॉन्ड तो नहीं होगा, बॉन्ड बड़े सारे होते हैं इसमें, बट मैं बनाता नहीं हूँ, ऐसा लिख देते हैं RNC। इसका बोला है इसका हाइड्रोलिसिस करो, RNC का हाइड्रोलिसिस करो, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? तो आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस हमें बोला है, तो इसमें भी 3 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और हमको मिलता है क्या? RNH2 और HCOOH, फॉर्मिक एसिड और एक अमीन मिलता है, ठीक है? 7th हम लोग बात करें ईथर में, ईथर का हाइड्रोलिसिस दिया है, तो ईथर क्या होता है? ईथर होता है RCOR डैश, ROR डैश। अब कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है ये डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन पे। अब कार्बोकेटाइन या तो R वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है या R डैश वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है, वही बॉन्ड ब्रेक करना है जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। सपोज करें R डैश वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ये स्टेबल बना इसलिए इधर OH और इधर H, तो प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट मिला ROH और R डैश OH। समझ गए? हाँ सर। सर इसमें ठीक प्लस है, आई इफेक्ट देखेंगे ना सर? क्या हुआ? तो इसमें प्लस आई इफेक्ट देखेंगे ना सर कोई भी अल्काइल ग्रुप का? नहीं नहीं, कोई प्लस आई नहीं है, कार्बोकेटाइन डायरेक्ट बना लो, पॉजिटिव चार्ज लगा के देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे मान लो सपोज करो, मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे को ऐसा ऐसा ईथर दिया है CH3CH2O CH3, बोला है इसका हाइड्रोलिसिस करना है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, कौन सा कार्बोकेटाइन बनाओगे? लेफ्ट वाला या राइट वाला? बताओ कौन सा? लेफ्ट वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर H और इधर OH, प्रोडक्ट भले ही सेम बन जाए बट बॉन्ड सही से ब्रेक करना हमें आना चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर आएगा CH3CH2OH प्लस CH3OH, समझे? हाँ सर। हाँ सर। 8th हमारे पास है विनाइल ईथर, ये भी एक ईथर ही है बट यहाँ पर विनाइलिक ग्रुप है ईथर पर एक जगह। विनाइल ग्रुप क्या होता है? विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप होता है, ऐसे इधर वैलेंसी फ्री है, इसके एक साइड में ईथर लगा दिया तो ऐसा बन गया। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना विनाइल ईथर में, देखना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं इसको, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOR, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनाए? ये R वाला बनाए या विनाइल वाला बनाए? R वाला। R वाला बनाएंगे क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो इधर OH और इधर H। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, ऐसा बना, प्लस एक बना ROH। पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाता है। टोटोमेरिज्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये है वो कौन है? इनॉल। तो कीटोनॉल टोटोमेरिज्म होगा और हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट बन जाएगा ये एल्डिहाइड एक, ठीक है? तो दो प्रोडक्ट बने, एक तो ये टोटोमेरिज्म वाला और एक ये नॉर्मल वाला, ठीक है? तो कहीं पर टोटोमेरिज्म हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखना है। चलिए 9th हम लोग बात करते हैं विनाइल ईथर के बाद फिनाइल ईथर। फिनाइल ईथर में क्या है? फिनाइल ग्रुप होगा, फिनाइल ग्रुप मतलब ये, और इसके एक साइड ईथर लगा दिया।
तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, फिनाइल वाला या आर वाला? आर वाला। आर वाला बनेगा, क्योंकि फिनाइल वाला तो ऑब्वियसली बहुत, उस पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा फिनॉल, एक्चुअल में ये भी इनॉल है, बट ये बहुत स्टेबल इनॉल है फिनॉल, तो इसलिए ये कीटो में नहीं जाएगा। चलिए अच्छी बात है। हाँ, 10th हम लोग करते हैं। 10th इज इमाइन। इमाइन अगर मेरे पास आया तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? तो पहली चीज हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, इमाइन होता क्या है। इमाइन होता है RCH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन होता है। इसका हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है भैया करो हाइड्रोलिसिस। तो देखो एक बॉन्ड ब्रेक होगा एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो बनेगा CH, ऊपर OH और इधर NH। एक बार और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो बताओ क्या बनेगा? इधर तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो इधर NH2 इधर NH2 नहीं, इधर NH2 ऑलरेडी है ना। कार्बन अब पे एक बार और वेट आ जाएंगे। हाँ देखो, कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे तो कार्बन तो रहेगा RC डबल बॉन्ड OH और इधर बन जाएगा NH3, ऐसा ही बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। चलिए 11th हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड का नाम सुना है किसी ने? नहीं सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं। साइक्लिक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और इस पर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ये ईथर बना दिया, ठीक है। चलिए अब रिएक्शन करवाना है ना, H2O आएगा। तो ईथर में क्या होता है, R और OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर सिमेट्री है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, H ऊपर डाल दो, OH नीचे डाल दो, क्या बनेगा? प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा 2 कार्बन, एक इधर OH और एक इधर OH, सिंपल था। लास्ट है 12th, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल एंड हेमी एसिटल। मैंने स्ट्रक्चर बताए थे किसी जमाने में तुम्हें, एसिटल और हेमी एसिटल के, वापस से बता देता हूं अगर तुम भूल गए हो तो। जो हेमी एसिटल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कौन है? दिस इज हेमी एसिटल। और RCHOR डैश और इधर मान लो OR डबल डैश, दिस इज एसिटल ना। इनका हाइड्रोलिसिस करना है। अब देखो हाइड्रोलिसिस में करना क्या है, हमेशा वो ईथर वाला लिंकेज ब्रेक करना है। मतलब जैसे इसमें ये वाला लिंकेज, जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन वाला लिंकेज ईथर वाला है, तो इसको ब्रेक कर दो, H इधर OH इधर। और इसमें भी 2 ईथर लिंकेज है, दोनों को ईथर को ब्रेक कर दो, OH इधर और H इधर, है ना। इधर भी OH इधर और H इधर। अब फाइनल प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। C डबल सर बॉन्ड ऊपर वाले में सर R-OH प्लस C डबल बॉन्ड O। ऐसा मिलेगा ऊपर वाले में, हाँ सर। एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O, और नीचे वाले में प्लस R डैश OH प्लस R डबल डैश OH। बोलो। हाँ सर। चलिए तो जितने भी हाइड्रोलिसिस थे सेकंड इंपॉर्टेंट वाले में हमने अगर सारे एक पढ़ लिए। मोल दिया होता सेकेंड वाले में तो 2 मोल ही लगेंगे ना सर। नहीं वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में अगर 1 मोल दिया है तो 1 मोल से करवा दो, क्वेश्चन में सिंपली हाइड्रोलिसिस तो बोला एक है तो मोल होगा कंप्लीट तो कौन हाइड्रोलिसिस से में करवाना है। लेंगे? 1 मोल होगा तो सर कौन सा ब्रेक करना पड़ेगा? 1 मोल होगा तो वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, बट 99.99% केस में तो तुम यही मान के चलो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही पूछेगा। और मैंने तो आज तक अभी क्वेश्चन देखा भी नहीं हेमी एसिटल के हाइड्रोलिसिस का।
अगर कभी पूछेगा तो कंप्लीट करवा देना, ठीक है। हाँ सर। तो देखो हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिड डेरिवेटिव्स का पढ़ा स्टार्टिंग में, 4 एस्टर, एसिड हैलाइड, एनाइड्राइड, एसिड अमाइड, साइनाइड पढ़ लिया, आइसोसाइनाइड, ईथर के 3 पार्ट पढ़ लिए, इमीन पढ़ लिए, एपॉक्साइड पढ़ लिया, और ये हमने लास्ट में एसिटल हेमी एसिटल पढ़ लिया। तो हमारा हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन के बारे में, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में एक तो मैं टेबल बनवाता हूं बच्चों से उस टेबल को याद रखना है। टेबल क्या है, मैं टेबल का डायरेक्टली एक इमेज ऐड करता हूँ ना, लास्ट ईयर वाले बच्चे का पढ़ाया हुआ है मेरा ही, तो वो इमेज डायरेक्टली में डाल देता हूँ। ये इमेज रहा, ये इमेज, ये जो है ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। दिख रहा है सभी को, या और बड़ा करूँ इमेज? दिख रहा है सर क्या है सर? अरे तो रुक तो जा, बता तो रहा हूँ, अभी बता दूं सारा, ठंड पा थोड़ी। दिखने में भयानक लग रहा है, थोड़ा सा अगर बराबर है। पढ़ेंगे अच्छे से, बराबर है, हाँ सर। ठीक है। इधर है, यहाँ पर थोड़ा सा जो बेकार चीजें उनको मैं कलर करके हटा देता हूँ। फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में ये टेबल में कहना क्या चाह रहा है ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं मार्क कर देता हूँ पहले, हाँ कुछ अच्छे ब्राइट कलर से ना, ब्राइट कलर रेड ही ले सकते हैं, इस पर रेड ही सबसे ब्राइट दिखेगा। यहाँ पे तो एक तो ये लिखा हुआ ऊपर क्या, एफ जी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। इधर ये क्या लिखा हुआ है, रिडक्टिव प्रोडक्ट। रिडक्टिव प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है रिएजेंट, पहला रिएजेंट है H2 निकल और H2PD और H2PT। ये रिएजेंट तुमने कहाँ पढ़े थे? ORM। हमने 11th में ये रिएजेंट तुम्हें पढ़ाए थे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, जब हाइड्रोजनेशन करवा रहे थे तब, है ना। हाँ सर। फिर एक रिएजेंट ये लिखा हुआ है, ये कौन सा है? LiAlH4। एक रिएजेंट ये लिखा हुआ है, ये कौन सा है? ये है सोडियम के साथ C2H5OH। सबसे लास्ट में एक रिएजेंट ये लिखा हुआ है क्या, NaBH4 के साथ H2O प्लस ETOH लिखा हुआ है, ठीक है। ETOH लिखा हुआ है, इथाइल हाइड्रोक्साइड, सॉरी इथाइल हाइड्रोक्साइड का इथेनॉल, ठीक है। तो ऊपर ये तो मेरा हेडिंग है सारा, इधर फंक्शनल ग्रुप, इधर रिडक्टिव प्रोडक्ट, और बाकी 4 रिएजेंट दे रखे हैं, कौन कौन से रिएजेंट कौन कौन सा रिएक्शन देंगे, कौन रिएक्शन देंगे कौन नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, और सेपरेशन के लिए इनमें एक मैं लाइन बीच में बनाऊं क्या, बनी हुई तो है, ठीक है, फिर भी मैं बना देता हूँ, देखते हैं सही बनती है तो। एक लाइन तो ये है, एक ये रही, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ठीक है। इसको भी डार्क कर देते हैं। चलिए, अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से ग्रुप्स के रिडक्टिव प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है एक एल्कीन, C+C, उसका रिडक्टिव प्रोडक्ट क्या है, बॉन्ड ब्रेक होकर H और H कनेक्ट हो जाएगा, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का कनेक्ट होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। सेकंड वाले में क्या लिखा है, सर रिएजेंट लिखा है। अब बताओ, फर्स्ट वाले में एल्कीन था, सेकंड वाले में क्या लिखा है, क्या है, कौन सा रिएजेंट है? एल्काइन लिखा है, ठीक है। सेकंड वाले में लिखा है एल्काइन। अब एल्काइन का करेंगे तो 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो 2 H2 आएंगे, तो इसलिए 2 बार H2 कनेक्ट करा है रिडक्टिव प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसे ही देखो स्टार्टिंग में अब मैंने लिखा है एल्डिहाइड, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने लिखा है एल्डिहाइड, फिर लिखा है मैंने कीटोन, फिर लिखा है एनहाइड्राइड, फिर लिखा है एस्टर, फिर लिखा है एसिड, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक
कौन, यहां से लेकर यहां तक, इन सभी का प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट सेम क्या है, इन सभी में हमें रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। हमको अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, इन सभी में हमको हमेशा क्या मिल रहा है, अल्कोहल। ALC में लिख देता हूं। सर और अब तो डेल्टा इंक्रीज हो रहा है इसमें। अरे वो थर्ड टेबल में, उसके अभी तक हम आए नहीं है वहां पर, अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी हम रिडक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करें, जो हमने डायरेक्टली याद रखना है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री का ALC मतलब अल्कोहल। कीटोन का करेंगे तो 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। एनहाइड्राइड का करेंगे तो दो अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे, एक RCH2OH, एक RDCH2OH। ऐसे ही एस्टर का करेंगे तो भी दो अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे, और एसिड का करेंगे तो भी एक अल्कोहल हमें मिलेगा। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पर, जब हमने एसिड एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन पढ़ी थी ना LiLH4 के साथ, LiAlH4 के साथ ORM1 में, तब हम लोग देख चुके हैं। RCN का LiLH4 के साथ रिएक्शन में दिखा चुका हूं, RCH2NH2 बनता है। RX का रिडक्शन करते हैं तो RH बनता है। ऐसे ही अमाइड का करते हैं तो RCH2NH2 बनता है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों नहीं, 3 लोग सेम है। कौन कौन से सेम कलर से मार्क कर रहा हूं सेम लोगों को, एक तो ये, एक तो ये, एक ये और एक ये। इन तीनों में क्या मिल रहा है, अमीन। अमीन। इन तीनों में अमीन मिल रहा है। यहां पर भी अमीन है, यहां पर भी अमीन है, यहां पर भी अमीन है, और यहां पर भी अमाइन है ना। बट देखो सबसे लास्ट में RCOCl है, ये किसका भाई है, एसिड डेरिवेटिव का भाई है। सर तो एसिड डेरिवेटिव में क्या मिलता है हमको, अल्कोहल। 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 ठीक है, तो इसको वापस वो अल्कोहल वाले पेन से ही लिख देता हूं। यहाँ पर हमको ये दे रहा है क्या, ये हमको दे रहा है अल्कोहल। तो देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का के रिडक्टिव प्रोडक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल थे कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके HH लगाना है, बट एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट अमाइड वो सब लोग क्या देते हैं, अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड डेरिवेटिव, देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन क्या क्या दे रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। पहला एल्कीन, एल्काइन और RX, ये तीनों लोग रिडक्शन पर क्या दे रहे हैं, एल्कीन, एल्काइन और RX, ये तीनों लोग रिडक्शन पर क्या दे रहे हैं, एल्केन दे रहे हैं। एल्केन दे रहे हैं। इन तीनों का क्या करो, रिडक्शन करो, तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे सिर्फ और सिर्फ एल्केन। ठीक है, और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, ALD मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, और कौन रह गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। ठीक है, ये सारे लोग क्या दे रहे हैं, अल्कोहल। इनका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो ये सभी लोग हमको क्या देते हैं, ये सभी लोग हमको देते हैं अल्कोहल। ठीक है, ये देते हैं ALC अल्कोहल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 लोगों के बारे में हमने बात करी। अब कौन बच गया, अब बच गया RCN, अमाइड और RNO2। ये तीनों लोग हमें क्या देते हैं, अमीन। इतनी बात समझ आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही मैंने बात करी है। और 12 फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन पर सिर्फ 3 ही टाइप के प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं हमें, कौन कौन से, एल्केन और अमीन। एल्केन, अल्कोहल और अमीन, बस। अब कौन कौन से लोग क्या क्या देंगे और कौन कौन से लोग क्या क्या नहीं देंगे, उसके लिए मैंने 4 अलग अलग रिएजेंट लिखे हैं। एक H2 निकल,
H2PD H2PD तीनों का मतलब एक है, एक LiLH4, एक सोडियम के साथ C2H5OH, मतलब वो भी ETOH ही एक तरह से, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ETOH, है ना। तो देखो H2 निकल ऑलमोस्ट सभी दे देगा, सभी दे देगा, बट इन तीन के साथ थोड़ा नाटक करेगा। किसके साथ? एस्टर, एसिड और अमाइड, इन तीन के साथ थोड़ा नाटक करेगा। जनरली इनके साथ रिडक्शन नहीं देता है H2 निकल, बट अगर बहुत हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो कर देगा। बाकी और बाकी जो बचे हुए LiLH4 सोडियम के साथ ETOH और NaBH4 के साथ ETOH4, इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? कॉमन देखो, हमें कॉमन बातें बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो कॉमन है, ये बहुत अलग पेन से लेना पड़ेगा, ब्लू से लेते। सबसे पहला पॉइंट तो कॉमन है ये क्या कॉमन है? एसिड डेरिवेटिव पे रिडक्शन नहीं होता, एसिड डेरिवेटिव पे ही रिडक्शन होता नहीं, कॉमन पॉइंट है कि H2 सर निकल के अलावा जो बच गए हैं 4 लोग। हाँ बोलो। सर, वो डेल्टा इंक्रीज पे आपने क्या बोला था सर अभी? कि जनरल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं देंगे, हाई टेम्परेचर मेंशन होगा तभी रिडक्शन देंगे। डेल्टा का मतलब टेम्परेचर होता है ना। हाँ अब H2 निकल के अलावा जो 4 रिएजेंट बच गए, उसमें एल्किन एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाते, एल्किन एल्काइन को वो लोग रिड्यूस नहीं कर पाते, एल्किन एल्काइन के लिए H2 निकल लेंगे, या फिर ये 4 तो नहीं ही लेंगे। ठीक है, अब LiLH4 बाकी सबको कर देता है। LiLH4 में देखो हर जगह राइट लगा हुआ है, मतलब इन सबको कर देगा। यस यस यस, सभी में राइट है, इन सबको कर देगा। अब सोडियम के साथ ETOH, सोडियम के साथ ETOH, उसमें देखो 3 लोगों के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। कौन कौन से? एक तो इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, सॉरी एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, 4 लोग और है जिन पर क्रॉस लगा हुआ है। कौन कौन से? 4 लोग कौन कौन से? उनको हमें डायरेक्टली याद रखना है, एसिड, अमाइड, RX और RNO2। ठीक है, चाहिए। और बाकी NaBH4 के साथ क्या है? जैसे इसमें 4 लोगों पे क्रॉस है, NaBH4 में 4 लोगों पे ही राइट है। 4 लोग कौन कौन से हैं? 2 तो ये रहे, और एक ये रहा, और एक नहीं, ये नहीं है, एक सबसे लास्ट वाला, एक तो RX और एक RCOCl और एक एल्डिहाइड कीटोन। ये टेबल डायरेक्टली हमें याद रखनी है, कुछ इसमें ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं। तो मैंने बता दिया, एल्किल एल्काइन पर कोई नहीं देता, LiLH4 बाकी सारे लोगों को देता है। Na के साथ ETOH 4 लोगों को नहीं देता, वो 4 कौन कौन से वो याद रखो, और NaBH4 सिर्फ 4 लोगों को ही देता है, वो कौन कौन से वो याद रखो। ये तो नॉर्मल हमारी रिडक्शन की बात थी जो मैंने टेबल में तुम्हें पढ़ा दिया। अब मेन रिडक्शन पर आते हैं, क्या है वो, उनके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं कुछ कुछ हम लोग। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में मैं बोलता हूँ LiAlH4 कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ सिनेमाइल सिस्टम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि LiLH4 तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस ही नहीं करता। फंक्शनल ग्रुप में देखो ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर पा रहा, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप को कर देगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं कर रहा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को करेगा अगर वो सिनेमाइल सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिनेमाइल सिस्टम क्या होता है? वो ये होता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये है मेरा सिनेमाइल सिस्टम। इधर वैलेंसी फ्री है ना, ये क्या है? ये है मेरा सिनेमाइल सिस्टम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कैसे रिड्यूस करेगा? तो देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो किसी ने दे दिया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और Cl। अब बोला इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो इसमें COCl वाला ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। तो COCl वाला ग्रुप क्या देता है रिडक्शन होने पर? क्या देता है? है। अल्कोहल। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा LiLH4, वैसे तो करता नहीं है बट ये सिनेमाइल सिस्टम है इसलिए कर देगा।
तो यहाँ पर आएगा CH2 और RCOCl से क्या बनेगा, इससे अगेन अल्कोहल बन जाएगा CH2OH। उतने ही कार्बन का RCOCl से RCH2OH बनता है ना, उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन गया। समझ गए? हाँ सर। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं इन कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन। अब हम लोग 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लगातार पढ़ेंगे। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, देन इसके बाद ORM3, देन ORM4, फिर ORM मेरा पूरा खत्म 1 2 3 4 सारे, ठीक है। इन कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, H2 के साथ निकल या फिर और लगाकर H2 के साथ AD या फिर और लगाकर H2 के साथ PT, है ना। इन कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन सिन एडिशन टेक प्लेस, इस बात को ध्यान रखना है क्या, सिन एडिशन टेक्स प्लेस। सिन एडिशन का मतलब क्या है, सेम साइड से हटा। सेम साइड से ऐड होगा। कौन ऐड होगा, H2 H2 ऐड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया, ये मेरा कंपाउंड है ऐसा ना। अब मुझे पता है ये कैसा होता है, ये सिस होता है ना। अब इस बार मैं H2 निकल के बजाय D2 निकल यूज करता हूँ ना, D2 यूज करता हूँ, H2 तो फिर वो सेम हो जाएगा। इसलिए अब सिन एडिशन हो रहा है तो जो जैसा जिस साइड है उधर ही रहने दो। सिस है तो CH3 सेम साइड है, तो यहाँ पर CH3 सेम साइड, H भी सेम साइड। अब एडिशन किसका हो रहा है, D का, तो ऊपर भी D और नीचे भी D, तो ये क्या बना, बोलो, मीजो। ये बन गया मीज। समझ गए? सर। हाँ सर। कुछ नेम रिएक्शन है उसमें रिडक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं क्या, नेम्ड रिडक्शन रिएक्शन, सम नेम रिडक्शन रिएक्शन। नेम्ड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। पहला है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट की हेल्प से हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। किसी ने वो सुना है क्या, एक इस लिंडलर्ड कैटलिस्ट पे एक मीम भी आता है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, किसी ने देखा है? बहुत बार देखा है मैंने तो। तुम में से देखा है किसी ने? नहीं देखा क्या? हमारे पास तो कुछ है क्या सोशल मीडिया फ्रीक लोग यार, है तो सही एक दो। नील तूने नहीं देखा क्या? नील किधर है, ऑन करके भाग गया क्या? ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, मुझे पता है। नहीं है, चलो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। वैसे मीम तो अब क्या ही बताएं उसको, हम तो पढ़ते हैं। लिंडर्ड कैटलिस्ट में होता क्या है ना, सबसे पहले तो बात करते हैं कैटलिस्ट होता क्या है, रिएजेंट क्या होता है। हमको ऐसा तो लिख के देगा नहीं कि हमने लिंडर्ड कैटलिस्ट डाला है, हमको डायरेक्टली क्या करेगा, वो रिएजेंट लिख के देगा। अब रिएजेंट की हेल्प से मैं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया वो लिंडर्ड कैटलिस्ट है, तो रिएजेंट क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है H2PD के साथ CaCO3 और उसमें डालते हैं क्विनोलिन। कभी कभी क्विनोलिन लिख के देगा, कभी नहीं देगा। क्विनोलिन क्या होता है उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कभी ऐसा भी हो जाए कि भैया वो लिख के ही ना दे, क्विनोलिन स्ट्रक्चर बना के दे दे कि ये डाला है, तो उसको देखकर डरो नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ ऐसा होता है। ये क्या होता है, ये तो है क्विनोलिन, ठीक है। रिएजेंट क्या है, H2PD के साथ CaCO3 प्लस क्विनोलिन। अब देखो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन में ऑब्वियसली एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। तो इसमें भी हम लोग लिखते हैं क्या,
इसमें भी हम लोग लिखते हैं, स्टार मार्क करके ही पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। क्या अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग बोलते हैं इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सिन एडिशन होता है, मतलब हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे। ठीक है, अब लिंडर्ड कैटलिस्ट है तो सही, ये अच्छी बात है, लिंडर्ड कैटलिस्ट रिडक्शन कर रहा है, बट रिडक्शन करेगा किसका ये भी हमें पता होना चाहिए। रिडक्शन करेगा तो करेगा किसका। सेकंड पॉइंट, it is used to carry out partial reduction of alkyne and acid halide। एसिड हैलाइड और एल्काइन दोनों का ही पार्शियल रिडक्शन करेगा। तो मुझे बताओ एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। 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 और ऐसे ही एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। यस, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कीन का करेंगे तो एल्काइन का करेंगे तो एल्कीन, और इसका करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं एल्डिहाइड का, सॉरी एसिड हैलाइड का तो एल्डिहाइड। एग्जांपल के हेल्प से बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है ना, जैसे मान लीजिए हमारे को दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एल्काइन दिया है। अब इसमें बोल दिया हमने डाला है LR, LR का मतलब लिंडर्स रिएजेंट, तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली सिन एडिशन है तो एल्काइन से हमें मिलेगा एक एल्कीन मिलेगा, जो कि एल्कीन कैसा है? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन ही क्यों मिला है? इन एडिशन। क्योंकि सिन एडिशन हो रहा है इसलिए। चलिए अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग? एसिड हैलाइड हो, जैसे मान लीजिए एसिड हैलाइड है हमारे पास RCOCl, उसमें तुमने लिंडर्स रिएजेंट डाला तो क्या मिले? पा देता हूं मैं नोट डालकर, कभी कभार उससे भी हम लोगों को पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। क्या हम लोग बोलते हैं निकल बोराइड। निकल बोराइड का मतलब Ni2B। निकल बोराइड इज एन alternative catalyst to convert alkyne into cis alkene। हमने क्या बोला कि एल्काइन से सिस एल्कीन बनाना है तो एक हमारे पास लिंडर्ड कैटलिस्ट है तो सही, बट एक निकल बोराइड भी हमारा एक ऐसा रिएजेंट होता है जो एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, तुम्हें एक चीज और मैं बताना भूल गया, कि जो हमारा ये चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस वाला, 70% चैप्टर है ना मगिंग बेस है। इसमें हमें सिर्फ मग करना और कुछ भी नहीं करना, रटना ही है। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कंप्लीटली बिना लॉजिक के रटना है, कुछ कुछ चीजें समझने की भी आएगी, समझ समझ के रटना है मतलब। चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं, पहला पढ़ा था लिंडर्स रिएजेंट, सेकंड पढ़ते हैं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन में कुछ अलग नहीं है, ये भी एक तरह से लिंडर्ड का ही भाई है। भाई का मतलब क्या है? सब कुछ चीजें इसमें सेम है, बस एक रिएजेंट ही अलग है। अब अलग से नाम दिया है उसने अपना, तो रिएजेंट तो अलग यूज करना पड़ेगा। तो रिएजेंट देखो उसमें क्या था, H2PD CaCO3 के साथ क्विनोलिन। इसने क्या करा, H2PD CaCO3 की जगह डाला BaSO4 प्लस क्विनोलिन। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, रेस्ट इन्फो इज सेम एज लिंडर्स रिएजेंट। चलिए थर्ड हमारा आता है बर्च रिडक्शन। बर्च क्या कर रहा है, बर्च के बारे में लिखते हैं। बर्च रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, बर्च से मैंने काफी क्वेश्चन देखे हैं जेई मेंस वगैरह में। तो तुम में से किसी ने वो जेई एडवांस का पेपर देखा क्या? इस बार का पेपर आया ना जेई एडवांस का, देखा किसी ने?
पूरा नहीं देखा सर, मैथ्स का देखा था बस थोड़ा सा। बड़ा भयानक पेपर बना है इस बार, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, 30% जाएगी मेरे को लग रहा है। एनालिसिस वाले बोले थे पेपर 1 इजी था, पेपर 2 बहुत हार्ड था। हाँ तो ओवरऑल तो क्या हुआ, पेपर 1 इजी क्या होता है, जेई एडवांस में कभी इजी पेपर आते नहीं, जेई एडवांस का इतिहास है, इजी से इजी पेपर भी देते हो ना तो भी 40% कट ऑफ जाता है। जेई मेंस में इतना फर्जी पेपर आता तो 50% पे अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते, जेई एडवांस में तो ऑब्वियसली 40% से ऊपर जाता ही नहीं कट ऑफ। तो इस बार तो पेपर टफ था, मुझे 30% लग रहा है, 30 to 35 जनरल वालों को कॉलेज मिल जाएगा। रिएजेंट देखो, बर्च रिडक्शन में रिएजेंट क्या होगा, हमें रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट क्या होता है, सोडियम के साथ अमोनिया लिक्विड या फिर लिथियम के साथ अमोनिया लिक्विड। सोडियम के साथ अमोनिया लिक्विड डालो या लिथियम के साथ अमोनिया लिक्विड, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है इसमें, पहला पॉइंट स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। ऑब्वियसली एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो एडिशन कैसे होगा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, एंटी एडिशन होगा। जैसे रोजनमंड और लिंडर्स में सिन एडिशन हो रहा था, इसमें एंटी होगा, ठीक है। किसको रिड्यूस करने के काम आता है ये, तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, इसमें हम लोग लिखते हैं इट इज used to carry out, it is used to carry out partial reduction of alkyne and aromatic system, एरोमेटिक सिस्टम को ही रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब एरोमेटिक सिस्टम के नाम पर हमारे पास है कौन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, बस। तो ये बेंजीन या उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस कर देगा, मतलब हम लोग एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस करेंगे इसमें, और इसके अलावा एल्काइन को रिड्यूस कर देगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, क्या, इट इज ऑल्सो, ऐसा लिखता हूं, बी आर मतलब बर्च रिएजेंट ऑल्सो रिड्यूसेस टर्मिनल एल्कीन, मतलब टर्मिनल पर अगर कोई एल्कीन है जो बिल्कुल टर्मिनल पे ही है एल्कीन, तो उसको रिड्यूस करेगा, सारे एल्कीन को नहीं, टर्मिनल वाली एल्कीन को। कैसे करेगा, तो एग्जांपल मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल नंबर 1 किसके लिए, एग्जांपल नंबर 1 एल्काइन के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्काइन है, वही सिंपल वाला एल्काइन सबसे ही है, तो इससे क्या मिलेगा हमें, इसमें मैंने डाला बी आर मतलब बर्च रिएजेंट, क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, क्या मिला मुझे, ट्रांस एल्कीन मिला है। ट्रांस एल्कीन क्यों मिला, एंटी एडिशन, क्योंकि हमारा एंटी एडिशन हो रहा है, इसलिए मुझे ट्रांस एल्कीन मिला है। अब देखो हमारे पास दो केस है, क्या, कि एल्कीन बेंजीन का रिडक्शन करना है। अब उसमें दो केस में क्वेश्चन पूछा जाता है बेंजीन पे, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो क्या होगा। तो दो एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3। कार्बन के थोड़ा पास में जहां से इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ठीक। ये वो ऐसा जुगाड़, तो बिल्कुल कॉर्नर पर एक एल्काइन बना हुआ है, तो टर्मिनल एल्काइन को किसमें रिड्यूस करेगा, एल्कीन में, सिंपल। समझ आती है इतनी बात।
बोलो। हाँ सर। चलिए हमने कहाँ तक पढ़ा है? हमने थर्ड पढ़ लिया, बर्च रिडक्शन। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या है? स्टीफन रिडक्शन में बोलता हूँ सबसे पहले रिएजेंट की बात करते हैं। सर ये सब रिएजेंट रट्टा क्या है? मारना है? हाँ बिल्कुल रट्टा मारना है, ये मैंने बताया तो था अभी, कंप्लीटली मगिंग बेस्ड चैप्टर है ना। अभी रटने का भी तो तुम देखते जाओ, अभी तो रटने वाली स्टडी हमारी स्टार्ट होने वाली है, बस 1 महीने और रुको बस। अब इसमें देखो मैं सिंपल एक रिएक्शन ही लिख के बता रहा हूं। स्टीफन रिडक्शन सिर्फ साइनाइड का रिडक्शन करता है, और साइनाइड में हमने बनाया था अमीन, बट स्टीफन रिडक्शन में ऐसा नहीं होगा। स्टीफन रिडक्शन में एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड जाकर रिएक्शन रुक जाता है। फोर्थ स्टीफन रिडक्शन है, उसमें एल्डिहाइड बनेगा, आरसीएन से एल्डिहाइड बनता है। फिफ्थ हमारे पास क्या है? फिफ्थ हमारे पास है क्लीमेंसन। एक्चुअल में क्लीमेंसन रिडक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, कहां पर? ओआरएम शायद 1 में मैंने बताया होगा या 2 में, मुझे याद नहीं, 1 में बताया होगा, पता नहीं। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारा जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट होता है मेरा ZnHg के साथ HCl। क्या मैंने ऐसा बताया? ZnHg के साथ HCl होता है तो क्या होता है? जो मेरा कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड हो, हर किसी का नहीं, कार्बोनिल ग्रुप का, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में। ये मैंने बताया तुम्हें। ऐसे ही हमारे पास एक होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। जैसा क्लीमेंसन होता है सेम वैसा ही वुल्फ किश्नर होता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया, बस रिएजेंट का ही फर्क है। रिएजेंट इसमें क्या होता है? NH2 के साथ KOH होता है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब C डबल बॉन्ड हो, इसमें भी CH2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप। हर किसी का C डबल बॉन्ड हो नहीं चलेगा, कार्बोनिल ग्रुप का चलेगा, ठीक है। चलिए सेवंथ है हमारे पास डाइबल H, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब है हमारे पास बाय डाइबल H। डाइबल H क्या होता है? ये क्या नाम बोल दिया आपने? डाइबल H एक शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म भी हमारे पास है। फुल फॉर्म इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये डाई था, ये आइसो था, ये ब्यूटाइल था, ये एल्यूमिनियम था, और ये हाइड्राइड था, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा? पहले तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता क्या है? कभी कभी ऐसा होता है स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर बना के दे देता है। तो एल्यूमिनियम पर हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम मेरा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि मेटल है, तो उस पर हाइड्रोजन एज हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा। और 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप कनेक्ट होंगे। एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप तो ये मैं लगा देता हूँ, एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप मैं ये लगा देता हूँ। ये दोनों ग्रुप क्या है? आइसोब्यूटाइल है ना। तो ये क्या है? डाइबल H, डाइबल H का स्ट्रक्चर है। अब ये करता क्या है? ये दो रिडक्शन करता है। एक तो आरसीएन का रिडक्शन करता है ये, और एक रिडक्शन करता है ये किसका? एस्टर का। 2 ही रिडक्शन करता है डाइबल H, आरसीएन और एस्टर। आरसीएन का सेम एज इट इज करता है जैसा स्टीफन रिडक्शन ने किया, मतलब आरसीएन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। यस, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एस्टर को ये दो तरह से रिएक्ट करता है एस्टर के साथ। कैसे? दोनों तरीके में बता देता हूँ। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में टेम्परेचर क्या गिवन है ना। तो पहला तो क्या होता है? RCOH के साथ अगर तुमने क्या डाला है? डाइबल H डाला है। इधर भी क्या डाला है तुमने? डाइबल H। अगर टेम्परेचर नहीं दिखा या फिर लिखा है रूम टेम्परेचर वाला कोई टेम्परेचर, तो ऐसा लिखेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर टेम्परेचर स्पेशली मेंशन करके -78 डिग्री सेल्सियस लिखा है, रूम टेम्परेचर निकालो तो नॉर्मल जैसा बनता है प्रोडक्ट वैसा ही बना दो। तो नॉर्मल मुझे पता है एस्टर से अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल बना दिया। इधर क्या बनाएंगे? इधर एल्डिहाइड प्लस R-OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है।
2 रिएजेंट बच गए मेरे पास, रिडक्शन के डायबल एस तक हो गया, 2 बच गए, एक तो एमपीवी बचा है ना, 2 ही बचेगा, यस हाँ, कौन सा हो गया ये 7। 8th है हमारे पास रिडक्शन के लिए एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज एमपीवी? एमपीवी एक साइंटिस्ट है, एक है, 3 है, मुझे नहीं पता, बट मैं नेम लिख देता हूँ। नेम को क्या प्रोनाउंस करेंगे, मैंने कभी इस पर क्या बोलते हैं रिसर्च नहीं करा, बट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मिरविन, मिरविन ही पढ़ेंगे, जितनी अंग्रेजी तुमको आती है उसके अकॉर्डिंग तुम कर लो। पॉन्ड्रॉफ और ये वर्ले, ये एमपीवी का फुल फॉर्म है, और आगे रिडक्शन। नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, एमपीवी रिडक्शन क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका रिएजेंट। भैया रिएजेंट क्या है? रिएजेंट होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो कभी भी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिख के दे दो, अच्छी बात है। होता क्या है, कभी कभी स्ट्रक्चर बना के दे देंगे हमें। तो एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 लोग कनेक्ट होने चाहिए। ये कौन कौन से? आइसोप्रोपोक्साइड वाला ग्रुप लगा दो, तो ये आइसोप्रोपोक्साइड, ये होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये करता क्या है, बड़ा ही सिंपल है, जो हमने पढ़ते आए हैं। एक तो ये रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, ठीक है, एक ये रिड्यूस करेगा कीटोन को, बस। इसमें क्या डालो, एमपीवी डालो, मिरविन पंड्रॉफ-वर्ली रिएजेंट डालो। एल्डिहाइड को सिंपल है, एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लास्ट रिडक्शन है हमारा क्या, बाय रेड फास्फोरस के साथ HI के साथ रिड्यूस कर रहा है और साथ में हीट दे रहा है। बाय रेड फास्फोरस प्लस HI और साथ में हीट दे रहा है। तो करता क्या है ये जनरली क्या करता है, जनरली ये करता है, किसी में भी रेड फास्फोरस के साथ HI डाल दो, जनरली किसको रिड्यूस करता है, जनरली करता है एल्डिहाइड को, कीटोन को, 1 डिग्री अल्कोहल को और 2 डिग्री अल्कोहल। इनमें क्या डाल दो, रेड फास्फोरस डाल दो, HI डाल दो और हीट कर दो, तो एल्केन बना देगा ये। इनके साथ करोगे तो एल्केन बनाएगा। कैसे बनाएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सभी में लिख देता हूँ। मान लो मैंने एल्डिहाइड लिख दिया, मान लो मैंने कीटोन लिख दिया, मान लो मैंने अल्कोहल लिख दिया, और मान लो मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिख दिया। तो उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा जितने कार्बन इनमें है ना। सभी में क्या डाला है, वही रेड फास्फोरस के साथ HI प्लस हीट, है ना। उतने ही कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, सॉरी एल्केन मिलेगा जितने कार्बन इसमें है। इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, R के साथ C, तो प्रोडक्ट मिलेगा RCH3। इसमें मिलेगा RCH2R डैश, इसमें मिलेगा RCH3, इसमें मिलेगा RCH2R डैश। सभी में मैंने एल्केन बना दिया। तो कितने रिडक्शन के रिएजेंट पढ़े हमने, देखो मैं बताता हूँ। 9 तो ये पढ़े, 9 तो ये पढ़े, कौन कौन से, लिंडर्स, रोजनमुंड, बर्च, स्टीफन, क्लीमेंसन, वुल्फ-किश्नर, डाइबल एच, एमपीवी और रेड फास्फोरस के साथ HI। 9 तो ये पढ़े, और उसके अलावा ये 4 ये पढ़े, कौन कौन से, H2 निकल, LiLH4, Na के साथ C2H5OH और NaBH4। तो टोटल 13 रिएजेंट हमने पढ़े, समझ गए। हाँ सर। रिडक्शन में टोटल 13 रिएजेंट हम लोग पढ़ के बैठे हैं, ठीक है। रिडक्शन में टोटल 13 रिएजेंट हम लोग पढ़ के बैठे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब कुछ नोट पॉइंट ला देता हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं, फिर हमारा रिडक्शन वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट हमारे पास एक ऑक्सीडेशन बचेगा। तो नोट पॉइंट्स लिखवा देते हैं कुछ जो रिडक्शन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है ना। नोट रिडक्शन वाले ये सारे नोट, तो अलग कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ, ब्लू पेन का यूज करते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट इज जनरली RCOOH, RCOOR dash, RCONH2 are not reduced by H2 nickel or H2PT और H2PD। जनरली H2 निकल, H2PD और H2P2 से रिड्यूस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो हमने टेबल में लिखा था, देखो
जहां पर एस्टर एसिड और RCO NH2 H2 निकल वाले कॉलम में, वहां पर क्या है? स्टार मार्क किया उस कॉलम में, देखो H2 निकल वाले कॉलम में। तो वहां पर जनरली रिड्यूस नहीं होते, बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तभी H2 निकल के साथ ये रिड्यूस होंगे। समझे मेरी बात? सर सेकेंड पॉइंट नोट का, क्लीमेंसन reagent is avoided to use for compound which have acid sensitive group. एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या है? सर एसिड के साथ इजीली रिएक्ट करेल। जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले, लाइक अल्कोहल, ईथर, एल्कीन, एल्काइन एक्सेट्रा। थर्ड, तो जहां पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो वहां पर क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं करना है, क्लीमेंसन रिएजेंट का यूज नहीं करना है सी डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए, वहां वुल्फ किश्नर का करेंगे। तो वुल्फ किश्नर का कहां नहीं करेंगे, तो वो लिख रहा हूं मैं, वुल्फ किश्नर रिएजेंट इज अवॉइडेड टू यूज फॉर कंपाउंड which have क्या, बेस सेंसिटिव ग्रुप। क्योंकि वुल्फ किश्नर में एक KOH हमारा रिएजेंट होता है, इसलिए बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं ले रहे, और जैसे ही क्लीमेंसन में HCl होता था एसिड, इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं लेते थे। which have base sensitive group like ester, anhydride, halogen, acid halide एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इन ग्रुप्स का यूज नहीं करते। समझ गए? बोलो। सर जैसे मान लीजिए ऐसा पूछो, कैसा क्वेश्चन भी करवा देता हूं ताकि और सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या ऐसा कुछ है, ये इसको कन्वर्ट करना है, इधर रिएजेंट क्या डालूं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। ऑप्शन देता हूं मैं 4। ऑप्शन नंबर 1 इज LaH, ऑप्शन नंबर B इज ZnHg के साथ HCl, ऑप्शन नंबर C इज NH2 के साथ KOH, एंड ऑप्शन D इज H2 निकल। बताइए। बोलो क्या आएगा आंसर? सी। कौन सा? सी। सी आंसर आएगा, क्यों आएगा? देखो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा सी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये क्या है, ये एल्कीन है। एल्कीन मतलब एसिड सेंसिटिव, तो इसलिए ZnHg नहीं लिया मैंने, NH2 लिया, सी डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन बताओ इसमें क्या होगा?
बताओ। E, इसमें मेरा आंसर होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है? एसिड हैलाइड, जो कि क्या है? बेस सेंसिटिव। इसलिए हम लोग NH2 वाला यूज नहीं लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो, फिर क्वेश्चन वाला भी फंडा खत्म हो जाएगा मेरा। क्या कि मैंने क्या करा? CH3, पेन का कलर ले लेते हैं दूसरा। मैंने क्या करा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 था, उसमें सबसे पहले डाला सोडियम के साथ अमोनिया लिक्विड, तो X बना। फिर मैंने D2 निकल डाला। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या डाला? D2 निकल, तो Y बना। हमने X और Y का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा X एंड Y का? हो गया क्या? देखो इसमें क्या करना है। हमने इसमें डाला बर्च रिएजेंट। बर्च रिएजेंट में सिन एडिशन होता है या एंटी? एंटी होता है एडिशन, एंटी एडिशन होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बर्च रिएजेंट में एंटी होता है, तो यहाँ से क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा ये, है ना? ट्रांस एल्किन बना, तो हमारा एक्स तो आ गया। अब इसमें हमने क्या डाला? D2 निकल। D2 निकल में कैसा एडिशन होता है? सिन। तो सिन एडिशन कैसे करेंगे एल्किन पर? जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। CH3 अपोजिट साइड में रहने दो। H यहाँ, H यहाँ, तो ऊपर D और नीचे D। ठीक है, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या होगा? Y। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो हमारा जो पार्ट है रिडक्शन वाला और हाइड्रोलिसिस वाला, वो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा, ऑक्सीडेशन वाला। तो अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 आवर्स में या फिर अप्रॉक्स एक लेक्चर में तो हो जाना चाहिए। तो एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रो का होमवर्क कर लीजिए, फिर ये भी करना है। फिर उसके बाद ORM 3 और 4 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे क्या? टेस्ट में आएंगे। सर आपकी आवाज ही नहीं है।